Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. Today we will solve some numericals on cell cycle or cell division which has been taken from NCERT class 11 chapter, that is cell cycle and cell division. And it is very important from examination point of view. As we know that cell cycle is a series of events that takes place in a cell that causes it to divide into two daughter cells. Means a single cell form a two daughter cell, 2 to 4 daughter, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 13 and so on. Means a single zygote, a singular cell of zygote forms a million of cells to form an organism. We have already learned this chapter in detail. You can find out in my playlist and I will also provide link of cell division in my description box. Hope you will understand. So let's start with the numericals. सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे. उसके कुछ डाटा जैसे कि क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, क्रोमेटिड्स कितना है, सेंट्रोमेयर कितना है, कुछ बेसिक चीज़ है जो आज हम लोग देखेंगे. जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल साइकिल में दो फेज होता है बेसिकली, इंटरफेज और एम फेज. इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं जहाँ पे सेल प्रिपेयर होता है ताकि वो आगे जाके डिवाइड कर सके, और एम फेज जो होता है उसका एक्चुअल डिवीजन फेज होता है जहाँ पे सेल डिवाइड करता है. जैसा हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये आपका एक सेल है जो कि दो सेल फॉर्म कर रहा. तो पहले तो ये सेल जर्नी अपना स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये पहले किस में जाएगा, G1 फेज में, जहाँ पे उसका ग्रोथ होगा, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा ताकि वो आगे जाके फर्दर डिवाइड कर सके. तो ये सेल और ये सेल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये सेल थोड़ा छोटा दिख रहा है और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा हेल्दी हो गया. यहाँ से ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया और आप अपना सारा काम वो कर सकता है. सारे मटेरियल को वो अरेंज कर लिया और इसके बाद जब वो इस फेज में इंटर करेगा जो कि सिंथेसिस फेज है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. तो यहाँ पे डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा और इसके बाद वो ग्रोथ 2 फेज में जाएगा, फिर उसके बाद वो एम फेज में जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हम लोग पहले देखते हैं जब वो सेल इंटर किया G1 में तो उसके पास क्रोमोजोम नंबर कितना था और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था. हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या होते हैं, डायप्लॉइड होते हैं, और डीएनए कंटेन आपका जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से मैंने शो किया है. और ये जब G1 में जाएगा तो तब भी वो उसका जो क्रोमोजोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं होगा. फिर वो एस फेज में जाएगा तो वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है. आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि क्रोमोजोम क्या है और डीएनए क्या है. तो डीएनए उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है. जैसे ये क्रोमोजोम है आपका तो ये आपका डीएनए है. तो ये चीज़ आपका डबल हो रहा है. यहाँ पर क्रोमोजोम तो आपका ये एक ही है लेकिन यहाँ डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है. तो यहाँ पे 2n तो 2n ही है और ये 4C हो गया, 2C से 4C हो गया. फिर ये आपका G2 में जाएगा तब भी वो सेम ही रहेगा, 2n और 4C. फिर एम फेज जाएगा, फिर वो आप फर्दर करेगा. फिर देखिए ये मैंने क्रोमोजोम बनाया है, ये सेंट्रोमेयर है और ये आपका पूरा क्रोमेटिड है. तो इसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज इक्वल टू 1. डीएनए कंटेंट कितना है, तो इसके अंदर का डीएनए कंटेंट जो है ये भी कितना है, एक सी है. और क्रोमेटिड्स की बात करूं तो ये भी आपका 1 है, सेंट्रोमेयर 1 है. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है, यहाँ भी 1 है. क्यों, क्योंकि यहाँ का सेंट्रोमेयर भी 1 है. ये जो सेंट्रोमेयर है जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं. तो जब भी हमको क्रोमोजोम का नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग उसके सेंट्रोमेयर को देखते हैं. तो सेंट्रोमेयर कितना है, यहाँ 1 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी 1 है. क्रोमेटिड कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी कितना होगा, 2x. मीन्स क्रोमेटिड और डीएनए कंटेंट आर इक्वल एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर आर इक्वल. अगर इस स्ट्रक्चर में देखूँ तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है,
यहाँ भी 1 है क्योंकि सेंट्रोमेयर आपका 1 है, क्रोमोजोम 1 सेंट्रोमेयर 1, क्रोमेटिड कितना हुआ 1 2 एंड 3, तो डीएनए कंटेंट 3। अब आपको ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जब इस क्रोमोजोम की बात करूँ, इससे क्या हो रहा है, ये स्प्लिट होकर 2 क्रोमोजोम में हो बट जा रहा है, तो यहाँ डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा XX। जो मैंने अभी बताया कि क्रोमोजोम नंबर और सेंट्रोमेयर का नंबर इक्वल होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। और डीएनए कंटेंट और क्रोमेटिड का नंबर सेम, और ये काइनेटोकोर और नंबर ऑफ क्रोमेटिड भी सेम होता है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि आपस में क्रोमोजोम को जोड़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से उस पूरे सेल साइकिल को समझते हैं। सोमेटिक सेल जो कि बॉडी का सेल है, जो कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, और गेमिट सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है, ये आपको मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनते हैं, यहाँ डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनते हैं। तो यहाँ 2n = 14 और 2c = 28 पिकोग्राम दिया हुआ है, और n = 7 गेमिट सेल हो गया, तो n = 7 हाफ और c = 14 पिकोग्राम। तो हम लोग ये देखते हैं माइटोसिस डिवीजन जब करवा रहे हैं तो 2n = 14 और 2c = 28 पिकोग्राम का एग्जाम्पल, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इसके थ्रू मैं पूरे चार्ट को समझूंगी और आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगी। तो 2c कितना है 28 पिकोग्राम। फेज कौन कौन सा होता है, G1, S, G2, P फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस एंड ऑल ओवर। सो क्रोमोजोम नंबर क्या है G1 में जब वो इंटर किया तो 2n, ये आपका 2n है, 2n = 14 सेम। यहाँ पे 2c = 28 पिकोग्राम। लेकिन जैसे ही वो एस फेज में इंटर किया था, मैंने उस साइकिल में आपको बताया था 2n तो आपका सेम रहेगा, लेकिन ये क्या होगा 2c से क्या हो जाएगा 4c, तो 2c = 28 पिकोग्राम, सो 4c = 56 पिकोग्राम, मतलब डबल हो जाना, 2 से 4 तो 28 से 56, और कुछ नहीं है। G2 में तो सेम रहेगा 14, और ये आपका जो डबल हो गया तो वैसे ही रहेगा 56 पिकोग्राम। प्रोफेज में भी सेम 14 और 56 पिकोग्राम, मेटाफेज में भी 14 और 56 पिकोग्राम। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, वो डिफरेंट पोल्स में क्रोमेटिड्स चले जाते हैं और वो क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम के नंबर को काउंट करते हैं। तो यहाँ जो सेंट्रोमेयर से क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है क्रोमेटिड, जैसे कि आपका क्रोमेटिड है तो ये आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो क्या होगा, ये जो होगा 2 काउंट होगा, तो 14 × 2 28 आपका क्रोमोजोम नंबर हो गया। यहाँ पे 2n से कितना हो गया 4n हो गया, और ये 56 तो वैसा ही है। फिर टेलोफेज में भी वही होगा सेम 28 और 56। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, वो फर्दर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2 सेल्स बना देते हैं, तो उसमें तो आपका ये क्या होगा 14 ही रहेगा जैसा कि पेरेंट सेल में था, और यहाँ पे 28 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट रहेगा। ये मैंने लिखा है यहाँ। इन एस फेज डीएनए कंटेंट डबल, दैट इज 56, 28 to 56। इन एनाफेज क्रोमोजोम नंबर डबल्स, क्रोमोजोम नंबर डबल हो रहा है एनाफेज में, क्यों, ड्यू टू सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। इन टेलोफेज क्रोमोजोम नंबर and DNA content remains same as anaphase. In cytokinesis, chromosome number becomes half और remains same as parent cell. cytokinesis में क्या हो रहा है, ये देखिए एनाफेज का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये टेलोफेज है, तो ये दोनों तो सेम है, और यहाँ क्या होगा साइटोकाइनेसिस में डबल अपना बन गया, तो ये पेरेंट सेल के जैसा ही होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, जैसा पेरेंट सेल वैसा डॉटर सेल। अगर पेरेंट सेल 2n है, मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, तो आपका जो डॉटर सेल बनेगा वो भी 2n और 2n होगा। ये किस केस में होगा, माइटोसिस में होगा, लेकिन मियोसिस में डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं हम लोग।
मियोसिस 1 की ओर जाते हैं, क्योंकि मियोसिस पता है दो स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को पहले देखते हैं। तो यहाँ 2n = 14 दिया है आपको, क्योंकि जो भी मियोसिस भी हो रहा है वो तो हमको पता है गेमिट सेल में होगा, लेकिन वहाँ भी डायप्लॉइड सेल ही हैप्लॉइड सेल बनेगा। तो यहाँ पे 2n = 14, 2c = 28 पिकोग्राम। सेम एग्जाम्पल। तो G1s G2 यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 14 आपका G1 फेज में है, जैसा वो इंटर किया 28 पिकोग्राम आपका अमाउंट ऑफ डीएनए है। इस फेज में तो ये 2n है, ये आपका 2c है। तो यहाँ पे 2n ये रहेगा, लेकिन 2c से क्या होगा, 4c हो जाएगा। तो 28 से 56। और आपका G2 में सेम रहेगा, प्रोफेज 1 में भी सेम रहेगा, मेटाफेज 1 में भी सेम रहेगा, एनाफेज 1 में भी सेम रहेगा। लेकिन माइटोसिस में क्या हो रहा था, एनाफेज 1 में डबल हो जा रहा था, लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम नंबर। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है। अगर इसके पोल की ओर बात करें तो उसमें वो चेंज होता है, वो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। टेलोफेज 1 में देखें तो भी सेम, लेकिन साइटोकाइनेसिस जब एक सेल से 2 सेल्स फॉर्म हो रहा है तब क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो 14 से 7 एंड 28 to 28, ये तो आपका डीएनए कंटेंट सेम रहेगा। In meiosis 1, there is no change in chromosome number in anaphase 1 stage due to non-separation of chromatids. In cytokinesis 1, chromosome number become half in comparison to parent cell due to reductional division. ये जैसे देखिए पेरेंट सेल है, यहाँ पे 2n क्रोमोसोम नंबर, 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। मियोसिस 1 के बाद 4 सेल बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और अमाउंट ऑफ डीएनए सेम। अब हम लोग देखते हैं मियोसिस 2। इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच एक होता है इंटरकाइनेसिस, जो दोनों को जोड़ता है। तो हम लोग लास्ट में साइटोकाइनेसिस 1 में क्या देखे थे, 7 क्रोमोसोम नंबर और 28 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट। उसी को लेके आगे चलते हैं हम लोग। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, ये सेम रहेगा, मेटाफेज 2 में भी सेम। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, जैसा कि माइटोसिस डिवीजन में हो रहा था, क्योंकि मियोसिस 2 को माइटोसिस डिवीजन के जैसा ही हम लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन डीएनए कंटेंट आपका सेम है। टेलोफेज 2 में भी सेम रहेगा एनाफेज की तरह। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, फिर आपको पेरेंट सेल के जैसा आ जाएगा, ये एन नंबर, ये भी एन है आपका, ये 2c है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए कंटेंट जो है हाफ हो जाएगा। जैसे ये देखिए पेरेंट सेल मियोसिस 2 के बाद क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। और अच्छा, ये तो मैंने 2c, तो c ही होगा। ये हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। What will be the number of chromosome and amount of DNA respectively in a diploid cell undergoing mitotic division at the end of the S phase of interphase? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू व्हाट, और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो कब पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है एस फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज में क्या हो रहा था, अभी हम लोग देखे थे, ये तो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायप्लॉइड ही रहेगा सेम, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। तो ये 4c, जो 2n एंड 4c किस में है, इसमें। आपका डी ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए रेस्पेक्टिवली इन अ डायप्लॉइड सेल अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। यहाँ पे वो माइटोसिस का था, ये मियोसिस का है। तो यहाँ भी आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू, और क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसको हम लोग देखते हैं। पेरेंट सेल है,
फिर मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 2 हुआ। तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है आपका और डीएनए कंटेंट कितना है? पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है, डैप्लॉइड ही लेते हैं, और ये आपका 2c है, तो मियोसिस 1 में क्या होता था? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता था ना। एक क्रोमोसोम डिवाइड करके डैप्लॉइड सेट क्या बनाता था? 4 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड सेल, तो n हो जाएगा, और यहाँ 2c से 2c ही रहेगा। लेकिन मियोसिस 1 में भी n होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मियोसिस 1 का पूछ रहा है, तो मियोसिस 1 में n एंड 2c, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं। डैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 8, मतलब यहाँ पे 2n इज इक्वल टू डैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर मतलब 2n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1। तो बिफोर मियोसिस अगर हम लोग देखें, बिफोर मियोसिस 1 2n इज इक्वल टू कितना है? 8 है, तो 8 है, तो आपको इसमें क्रोमेटिड कितने होंगे? 16 क्रोमेटिड्स होंगे। मतलब 8 सेट है क्रोमोसोम का, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है आपका क्या सेट है क्रोमोसोम का। तो इसमें क्रोमेटिड कितना होगा? 1 में 2, तो उसी तरह 8 में कितना होगा? 8 × 2 16 क्रोमेटिड्स। लेकिन जब रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन किस में होता है? मियोसिस में। तो रिडक्शनल डिवीजन होगा तो आफ्टर मियोसिस 1 क्या होगा? ये 2n जो है डैप्लॉइड हो वो n हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा? n इज इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ पे तो 8, जब क्रोमोसोम नंबर 4 है तो क्रोमेटिड नंबर उसका डबल 8 क्रोमेटिड्स। तो आपको क्या पूछा है? यही, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 8। 3 हो गया। 4 क्वेश्चन देखते हैं। अ डायप्लॉइड सेल हैज 2n इज इक्वल टू 4 इफ द सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्म्ड अमंग्स डॉटर सेल। 2 तरह के टाइप होते हैं, हम लोग ये जेनेटिक्स में देखे हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है फिजिकल अपीयरेंस पे हम लोग देखते हैं, और जीनोटाइप उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स पे। लेकिन माइटोसिस ऐसा डिवीजन है जो इक्वेशनल डिवीजन है, जहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो एज इट इज पेरेंट सेल के जैसा ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? जीनोटाइप यहाँ पे अनअफेक्टेड होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बनाकर आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं इसे चेक करूँगी और फिर आपको अगले दिन इसका सॉल्यूशन दूँगी। सो फॉर टुडे थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।